हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था। एक तरीके से हम अपना एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बीच में देख रहे थे कि अगर दो लाइन प्रेजेंट हो और उसके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, ये हमने देख लिया था। मैंने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे बताया था कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे एंगल लिखना है तो बेसिकली क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई बाय करता है मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर होता है। वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमें अच्छे से आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा रूल है कि आई सेम वाले जैसे i इंटू आई 1 हो गया, j इंटू जे 1 होता है, k इंटू के इतना k डॉट के सॉरी 1 होता है। बाकी कुछ भी मेरे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आई इंटू जे करूँ तो भी जीरो आएगा, जे इंटू के करूँ तो भी जीरो। अगर सेम टर्म्स अगर मेरे पास नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमें जीरो देता है। ये पॉइंट अब क्लियर था। फिर मैंने वही कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए हमने कैसे देखा था कि मैं दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट है और उसके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है और वो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे लाइन का इक्वेशन गिवन है वहाँ से मैं कैसे निकालूंगा। सिंपल सा मुझे पता है cos थीटा इक्वल टू कितना होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर सॉरी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना होता है रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये पॉइंट हम क्लियर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि अगर मेरे पास कभी भी दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट है, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो अगर मैंने पहले केस में हमने ये देखा था कि मेरे पास उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो का, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या होगा जीरो का। देन सेकंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है उसमें हमने देखा था कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे पास दो लाइन प्रेजेंट और वो परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर होने का ये सेंस है कि एक लाइन दिस और ये मीन्स आपस में ये दोनों एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई लाइन है और ये मेरे पास पेन है, अगर ये मेरे पास एंगल कितना बना रहा होगा 90 डिग्री बना रहा है, सीधे सीधे 90 डिग्री मीन्स उन दोनों लाइन के बीच में मेरे पास एंगल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ये पॉइंट हम क्लियर है। अगर मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन में अगर मुझे एंगल 90 डिग्री बना रहा हो तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए। वहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन रेशियो को हमें इंडिकेट कराता है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया था। अब फिर मैंने फिर एक बेसिक क्वेश्चन करा दिए थे कि मेरे पास वेक्टर फॉर्म है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं आई नो, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है ना ये हमारे पास क्या होगा गिवन है, इसलिए मैंने क्या कि सब कुछ एकदम करा दिया कि हमें पता होना चाहिए कि अच्छा कैसे ये सॉल्व किया जाता है। हमें इसके एडवांस लेवल पर नहीं जाना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बीच में, हम बस इतना जाना है जिससे हमारे आगे के क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो सके। तो अब बेसिकली हम देख लेते हैं। मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन करा दिया था कि वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे पास दो लाइन गिवन हो उसके बीच में अगर एंगल निकाला तो कैसे निकालते हैं हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास वहीं पे अगर मेरे पास दो लाइन है, अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे पास उसको इक्वेशन गिवन हो, लेटर से ये गिवन है एंड उसके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने देख रहे थे, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया था। ट्विस्ट क्या आ गया था भैया, मुझे तो पता है कि मेरे पास दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट होता है, उसका इक्वेशन क्या होगा x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी होता है। लेकिन ये यहाँ पे तो ठीक है x माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना हमें ये फॉर्मेट बहुत अजीबो गरीब गिवन है। क्यों देखिए x माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू ठीक है, वाई माइनस वाई वन बाई बी ये भी ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस उससे मुझे, लेकिन यहाँ पे जेड गिवन है यार, ये इस फॉर्म में तो गिवन ही नहीं है, जेड माइनस जेड वन बाई सी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अगर मेरे पास कभी भी इम्प्रॉपर फॉर्मेट में गिवन हो, इम्प्रॉपर फॉर्मेट इंडिकेट इन सेंस करता है हमें क्या इंडिकेट करता है कि x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। अगर मेरे पास इस फॉर्म में अगर मेरे पास नहीं गिवन हो तो सबसे पहले मेरा काम ये है कि मुझे इस फॉर्म में से क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने इक्वेशन को। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, बोर्ड में ऐसे कंफ्यूज खेल जाता है कि हमें सिंपल ये जो डायरेक्ट ये फॉर्म है ना इसके अंदर ना दे के हमें कुछ जैसे यहाँ पे जैसे उल्टा पुल्टा फॉर्म में दे रखा था। अब तो हमें क्या करना होता है, पहला सेंस हमारा ये है कि मुझे किसी भी हालत के अंदर इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एकदम सिंपल है, बस हमें फॉर्मुला लाना होना चाहिए कि कार्टेशियन इक्वेशन का क्या फॉर्मुला होता है, वेक्टर इक्वेशन का क्या फॉर्मुला होता है। बस हमें फॉर्म 3D में क्या अगर फॉर्मुला अच्छे से पता है और कुछ और जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बताया ना, जहाँ पे भी नोट्स लिखा है परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर मेरे पास कोई लाइन गिवन है, अगर वो पैरेलल है किसी से, अगर मुझे उसका इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखता है वो सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये ना कि हमें 3D में फॉर्मुला अच्छे से पता होना चाहिए और जितने हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ये बताया यहाँ पे अगर कभी मेरे पास इम्प्रॉपर फॉर्मेट में अगर इक्वेशन गिवन हो तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, प्रॉपर फॉर्मेट में। जैसे इस इक्वेशन को देखो x माइनस वन बाई वन इक्वल, चलो ये ठीक है, ये टू है, ये y तो मेरे पास ऐसे होता है ना फॉर्मुला में क्या होता है x माइनस एक्स वन बाई वन सॉरी ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई कितना होता था b इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। यहाँ पे प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे y के साथ ये टू है। अब मुझे टू तो चाहिए नहीं, मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। प्रॉपर फॉर्मेट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो प्रॉपर फॉर्मेट में सिंपल सा प्रॉपर फॉर्मेट का क्या इंडिकेट करा, बस ये ध्यान रखना है कि मेरे पास कभी भी इक्वेशन जो मेरे पास फॉर्मूला है अगर उस टाइप से नहीं दिख रहा है तो समझ जाना वो मेरे पास इम्प्रॉपर फॉर्मेट में। उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैंने इसको लिखा x माइनस टू बाई थ्री इक्वल्स टू वाई प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू गिवन है। इक्वल्स टू मैंने क्या इक्वल्स टू बीच में सिंबल लगाया और ये जीरो था ना, जीरो को मैंने लेफ्ट हैंड साइड बोला तो ये कितना हो गया जेड माइनस जीरो डिवाइड बाय, मेरे पास अगर नीचे अगर मेरे पास इसके डायरेक्शन नीचे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो क्या अपने मन से मैं जीरो नहीं मान सकता हूँ यार, ये तूने लिख क्या दिया। मैंने बोला ये देख तेरे पास कॉमन लगा तो जेड इक्वल टू तेरे पास जीरो गिवन था। मैंने सिंपली क्या किया, जेड को मैंने सॉरी जीरो को मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड बुला लिया, लेफ्ट हैंड साइड बुला लिया कितना हो गया जेड माइनस जीरो गया डिवाइड बाय, मेरे पास नीचे इसका डायरेक्शन से कुछ भी प्रेजेंट नहीं था तो मैंने अपने मन से मान लिया जीरो मान लिया। अरे यार एनीथिंग अगर वन बाय जीरो करूँगा तो कितना होगा वन ही होगा ना, तो जेड माइनस जीरो करूँगा अगेन कितना होगा जेड, यही तो आने वाला है।
ये पॉइंट क्लियर होगा कैसे मैंने इसको इस प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा क्या किया, जो जेड मेरे पास राइट है, सॉरी जीरो जो मेरे पास राइट हैंड साइड में प्रेजेंट था उसको मैं लेके आया और मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इसको माइनस कर दिया। जैसे मैं माइनस करूँगा तो कितना होगा जेड माइनस जीरो, और मेरे पास नीचे मेरे पास इसका डायरेक्शन इशू कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, तो सिंपली मैंने क्या लिखा, जीरो यहाँ पे लिख दिया। ये हमेशा नोट याद रखना, ये पॉइंट मैं लिखवा दूँ या फिर याद रहेगा कि अगर मेरे पास कभी भी अगर मान लो किसी का डायरेक्शन इशू नीचे नहीं गिरना, तो सिंपली हमें क्या अपने मन से मान लेना, उसके नीचे क्या मानना है, जीरो मानना है। कहीं भी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता है एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू मेरे पास वाई माइनस टू डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू मेरे पास गिवन है जेड माइनस वन डिवाइड बाई फोर गिवन, एक्स माइनस एक्स वन के नीचे मेरे पास कुछ डायरेक्शन इशू नहीं गिवन, तो सिंपली मैं इसके नीचे क्या मान लेता, जीरो मान लेता, जिससे क्या हो ये मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में क्या मुझे दिखना स्टार्ट हो जाए। तो वही मैंने क्या किया, मेरे पास इसके नीचे जेड माइनस जीरो तक, चलो बात ये समझ में आया कि तूने इसको लेफ्ट हैंड साइड बुलाया तो इसलिए माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में ही तूने जीरो इसलिए लगा ताकि क्या प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि अगर मेरे पास किसी के नीचे डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट नहीं हो तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जीरो वहाँ पे मान लूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। सेकंड जो इक्वेशन था वो मेरे पास क्या गिवन था, एक्स माइनस वन बाय वन इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है टू वाई प्लस थ्री, यहाँ पे गिवन है कितना टू वाई प्लस थ्री डिवाइड बाय थ्री, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए सिंपली वाई माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस वाई माइनस थ्री बाय थ्री मीन्स वाई के बगल में कुछ भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ जो हमारा प्रॉपर इक्वेशन होता है, देखो यहाँ पे क्या वाई के या एक्स के या फिर जेड के साथ क्या इसके बगल में कुछ प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं, मीन्स इंडिपेंडेंट है यहाँ पे सब कुछ। लेकिन यार यहाँ पे वाई के साथ तूने मुझे टू का टू दे दिया, लेकिन मुझे टू तो चाहिए नहीं, अब मैं टू को हटाऊँ तो हटाऊँ कैसे, तो सिंपल सा मैंने क्या किया, कुछ नहीं, टू को क्या किया ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, मीन्स मैंने ये टू वाई प्लस थ्री गिवन है डिवाइड बाय मेरे पास क्या था थ्री गिवन था, मैंने क्या किया सिंपली क्या किया डिवाइड कर दिया, किसे डिवाइड बाय टू, सबके नीचे क्या किया टू दे दिया, तो ये टू से टू निपट गया, बचा कितना वाई प्लस थ्री बाय टू डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया थ्री बाय टू, मेरे पास एज इट इज आ गया। नहीं समझ में आया, अगर कभी भी मान लो वाई के साथ कुछ भी कोफिशिएंट मेरे पास गिवन हो या फिर एक्स वाई जेड के साथ कुछ भी कोफिशिएंट गिवन हो जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपली क्या करना, जो भी यहाँ पे टर्म गिवन है उससे क्या करना, सबको नीचे डिवाइड कर देना, तो टू से टू डिवाइड हो गया, बचा कितना यहाँ पे वाई हो गया, वाई प्लस कितना हो गया थ्री बाय टू डिवाइड बाय कितना हो गया थ्री बाय टू। नहीं समझ में आया, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे थ्री जेड गिवन होता प्लस फोर डिवाइड बाय टू मेरे पास लिटर से गिवन है, या फिर कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी गिवन है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जो मेरे पास ये जेड है, जेड के बगल में मुझे थ्री चाहिए, बिल्कुल भी नहीं थ्री चाहिए। इक्वेशन में क्या बोलता है एक्स माइनस एक्स वन, देखो एक्स माइनस जो भी यहाँ पे माइनस हो प्लस उससे कोई, लेकिन एक्स वाई जेड तो मेरे पास इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है बिल्कुल भी नहीं, तो लेकिन यहाँ पे मुझे थ्री नहीं चाहिए, तो थ्री को रिमूव कैसे किया जाए, तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्या करूँगा डिवाइड बाय थ्री करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को थ्री से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना होगा थ्री जेड डिवाइड बाय थ्री प्लस फोर डिवाइड बाय थ्री, नीचे कितना होगा टू डिवाइड बाय थ्री, थ्री से थ्री निपट गया, बचा कितना जेड प्लस फोर बाय थ्री डिवाइड बाय कितना हो गया टू बाय थ्री। नहीं समझ में, ये यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी एक्स वाई जेड के बगल में कुछ भी कोफिशिएंट प्रेजेंट हो जो कि मुझे नहीं चाहिए होगा, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो सिंपली क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट प्रेजेंट हो उसको क्या करूँगा अपने इक्वेशन से, अपने पूरे इक्वेशन में क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, या फिर मैं इस पॉइंट को लिखवा दूँ, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जिसे कभी बोलो ना, अगर इफ ऑफ if coefficient of x y z present in equation, if coefficient of x y z present in equation, then simply divide the whole equation by coefficient term to get proper equation, ठीक है। ये PROPER लिख लेना प्रॉपर इक्वेशन। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर तेरे पास कभी भी इक्वेशन में एक्स वाई जेड का अगर कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, मीन्स एक्स के बगल में 2x मान लिया, फिर कुछ भी ऐसा प्रेजेंट हो, लेकिन तुझे हमें वो तो नहीं चाहिए अगर मुझे वो नहीं चाहिए सिंपली, तो मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे इक्वेशन प्रेजेंट होगा ना, अपने इक्वेशन को क्या करूँगा पूरे से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा निपट जाएगा काम। ये कहानी क्लियर हो गया। आई होप से इतना समझ में आ गया हो कि अगर मेरे पास कभी भी इम्प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगा तो प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला मुद्दा ये है कि अगर मान लो कुछ यहाँ पे जैसे यहाँ पे जेड जैसा खेलता है कि जेड के इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे जीरो दे देता, फिर कुछ भी यहाँ पे लेटर से जेड इक्वल टू फोर गिवन होता, तो सिंपली मैं क्या करता है इस फोर को राइट लेफ्ट हैंड साइड में बुलाऊंगा, कितना होगा जेड माइनस फोर, और मुझे पता है कि कभी भी अगर मेरे पास किसी का डायरेक्शन रेशियो अगर मेरे पास प्रेजेंट नहीं होगा तो सिंपली मैं उसके नीचे क्या मान लूंगा, जीरो मान लूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा मुझे ये समझ में आया कि यार कभी भी एक्स वाई जेड के अगर मेरे पास एक्स वाई जेड के साथ कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, उसके साथ कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा, तो सिंपली मुझे क्या करना, मुझे कोफिशिएंट का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं क्या करूँगा, जिस भी इक्वेशन में मेरे पास प्रेजेंट होगा वहाँ पे सिंपली मैं डिवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा मेरा कोफिशिएंट क्या होगा रिमूव हो जाएगा। आई होप सो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंपली ये एक्स माइनस वन, ये तो अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, एक्स माइनस वन बाय वन इक्वल टू कितना हो गया, मैं लिख भी देता हूँ टू वाई प्लस थ्री डिवाइड बाय थ्री इक्वल टू कितना गिवन था जेड प्लस फाइव डिवाइड बाय टू। मैं सिंपली यहाँ पे लिख भी देता हूँ डिवाइड होल इक्वेशन बाय
टू। अब मन में रहोगा इस टू से मैं क्यों पूरी इक्वेशन को इसको डिवाइड करो, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है, टू है। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैंने क्या लिखा है, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड प्रेजेंट इन इक्वेशन देन सिंपली डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट टर्म टू गेट प्रॉपर इक्वेशन। मींस अगर मेरे पास कभी भी एक्स वाई जेड के साथ कुछ भी कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा तो मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्मुला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन। बस यहाँ पे प्लस माइनस उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास एक्स वाई जेड तो इंडिपेंडेंट है ना, कोई कोफिशिएंट तो होता नहीं उसके अंदर, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं ये जो टू है मेरे पास, वो टू मुझे चाहिए नहीं यहाँ पे सिंपली, तो मैं टू को रिमूव करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन होगा सिंपली क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दूंगा। तो सिंपली ये कैसा हो गया, एक्स माइनस टू बाय थ्री इक्वल्स टू वाई प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू इक्वल्स टू कितना हो गया, जेड माइनस जीरो बाय जीरो। मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, दूसरा मेरे पास इक्वेशन है एक्स माइनस वन बाय वन। सिंपली यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, टू वाई डिवाइड बाय टू प्लस थ्री डिवाइड बाय टू, नीचे कितना हो गया थ्री डिवाइड बाय टू, तो टू से टू निपट गया, तो इक्वल्स टू कितना हो गया वाई प्लस थ्री डिवाइड बाय टू, नीचे भी कितना हो गया थ्री डिवाइड बाय टू इक्वल टू मेरे पास कितना गिवन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी, जेड प्लस फाइव डिवाइड बाय टू। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। आई होप तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गया कि मैंने किया क्या, कि अगर अब ये एक यहाँ पे एक कंसेप्ट नया हमें ये सीखने को मिला कि अगर कभी मेरे पास इम्प्रॉपर इक्वेशन में गिवन हो, जरूरी नहीं कि हमें एकदम सही तरीके से गिवन हो, अगर सही तरीके से गिवन हो तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें एक बार चेक कर लेना इक्वेशन को कि ये मेरे पास एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, इस फॉर्म में मेरे पास गिवन है या फिर नहीं है। अगर नहीं गिवन हो तो ये नहीं देखो रटना है बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन कोई भी है मेरे पास उसको पहले एक बार समझना है अच्छे से, डिटेल में देखना कि हाँ यार जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे कर रहा हूँ बेसिकली क्या वो सही है, क्या मैं इसके पीछे क्या अप्रोच लग रहा है, क्या यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो सही है, फिर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अगर एक बार और एक बात और बता दूँ यहाँ पे, अगर कभी मेरे पास उल्टा पुल्टा इक्वेशन गिवन है, मीन्स इम्प्रॉपर फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन हो, तो सिंपली उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया। अगर कभी क्वेश्चन प्रेजेंट होगा एक्स वाई जेड के साथ तो सिंपली मुझे उस पूरे इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना, जहाँ पे भी क्वेश्चन प्रेजेंट होगा फिर क्या हो क्वेश्चन डिवाइड, इसलिए हम करते हैं मन में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या हो जो मेरे पास ये क्वेश्चन देखो गायब हो, जैसे मैं टू को डिवाइड करता हूँ तो टू से टू निपट गया, बचा कितना वाई प्लस, तो एक्स वाई जेड देखो क्वेश्चन मेरे पास गायब हो गया ना वाई के साथ, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई ऐसा कुछ गिवन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, जेड इक्वल कॉमा लगा दे जेड और इक्वल टू कुछ भी 2 3 4 5 दे देता, तो सिंपली मैं उसको क्या करता, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, और अगर मेरे पास कुछ भी अगर डायरेक्शन इसको प्रेजेंट नहीं तो नीचे में क्या मारूंगा, जीरो मारूंगा। तो ये जो दो इक्वेशन जो मेरे पास है वो एकदम फाइनली मेरे पास रेडी हो गया। अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो मुझे एक फॉर्मुला पता है कि ये दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट हो, उसके बीच में अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन गिवन हो, अगर मुझे एंगल निकालना तो सिंपली क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय कितना होता है मेरे पास, रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस कितना होता है c2 का स्क्वायर। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मेरे पास बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो बताता है। नहीं ये समझ में आया नहीं, मेरे पास दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट है, दो लाइन लेटर से प्रेजेंट, उसके बीच मुझे एंगल निकालना है, कुछ कितना भी एंगल मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिंपली पता है दो लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है, दिस L1 लाइन का मेरे पास ये गिवन है और ये L2 दूसरे लाइन का मेरे पास ये इक्वेशन गिवन हो, तो सिंपली ये दो लाइन के इक्वेशन गिवन, इक्वेशन मुझे गिवन और वहाँ से मुझे एंगल निकालना होता है, तो सिंपली मैं ये फॉर्मुला का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे A1 कौन है, ये मेरे पास A1, ये मेरे पास हो गया B1 और ये मेरे पास हो गया C1। अब मन में आ रहा हूँ यार ये तो डायरेक्शन रेशियो मैंने बोला बिल्कुल ABC से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरे पास क्या होगा A2, ये क्या होगा B2 और ये क्या होगा मेरे पास C2 हो गया। सिंपली पुट करते हैं यहाँ पे A1 कितना गिवन है 3, A2 कितना गिवन है 1 प्लस B1 तेरे पास कितना गिवन है -2, B2 तेरे पास कितना गिवन है 3/2 प्लस कितना गिवन C1 तेरे पास गिवन है 0, तेरे पास C2 कितना गिवन है 2 डिवाइड बाय रूट ओवर A1 तेरे पास कितना गिवन है 3 का स्क्वायर, B1 तेरे पास कितना गिवन है -2 का स्क्वायर, C1 तेरे पास कितना गिवन है 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया रूट ओवर A2 मेरे पास कितना गिवन है 1 का स्क्वायर, तेरे पास B2 कितना गिवन है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस तेरे पास C2 कितना गिवन है 2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया, ये कितना हो गया 3, ये मेरे पास ये कितना गिना -2 इंटू अगर मैं 3/2 करूँगा तो 2 से 2 निपट गया, कितना हो गया -1 इंटू 3 कितना हो गया -3, 0 इंटू जेड मेरे पास कितना हो गया 0 डिवाइड बाय कितना हो गया रूट ओवर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 रूट ओवर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 3 - 3 कितना हो गया 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। अब मुझे पता है 0 डिवाइड बाय कुछ भी, अगर 0 डिवाइड बाय अगर मैं 100 भी करूँगा तो कितना होगा 0 ही आएगा। फिर मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 9 + 4 कितना हो गया 13 रूट 13। इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये कितना गिवन है 1 + 9/4 प्लस कितना गिवन है 4 मुझे गिवन है। सिंपली हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यह एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कितना 1 ये 1, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से, ये 4 इसको ऊपर भी 4, तो ये सिंपली हो गया 4 + 9 + 4 4 या 16 डिवाइड बाय कितना हो गया 4, तो 16 + 4 कितना हो गया 20, 20 + 9 कितना हो गया 29 बाय कितना हो गया 4, तो यहाँ से आ गया रूट ओवर 29 बाय कितना हो गया 4
रूट के अंदर ये रूट ओवर 29 बाय कितना हो गया 4 आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे सिंपली करना है कि अब लग रहा होगा यार इसको सॉल्व कैसे करें, अरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सिंपली इसको बस दिखा दे यहाँ पे। अब 0 डिवाइड बाय कुछ भी करेगा आंसर कितना आएगा 0 ही आने वाला, सिंपल। नहीं समझ में आई? तो ये बेसिकली कॉस थीटा हम करें, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 0। और मुझे पता है कॉस थीटा के टेबल में 0 कहाँ पे होता है, या थोड़ा फटाफट कॉस थीटा का वैल्यू जो मेरे पास होता है 0 कहाँ पे होता है, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, कॉस 30 बेसिकली इतना होता है √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 90 कितना होता है मेरा 0 होता है। तो सिंपली मैं यहाँ से बोलूँगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया π/2, यानी π/2 के लिए। अरे यार सिंपल पता है ना तुझे कॉस थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, सिंपली पता है कॉस 90 मेरे पास जो होता है, कॉस 90 जो मेरे पास होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो वही मैंने यहाँ पे सिंपली थीटा इक्वल टू कितना होगा π/2, मींस इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री मेरे पास बन रहा होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो यह तो ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है उसका कोई मतलब नहीं, हमें कैसे निकालना ये हमने यहाँ पे सीख लिया। मेन मेरे पास यहाँ पे मोटिव ये था कि अगर मैं कभी भी इम्प्रॉपर फॉर्म में अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन हो उसको मुझे प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कभी भी मेरे पास कोफिशिएंट प्रेजेंट हो XYZ के बगल में कोफिशिएंट हो तो सिंपली क्या करना, उस कोफिशिएंट को रिमूव करने के लिए जो कोफिशिएंट प्रेजेंट है उससे सिंपली डिवाइड कर दो, अपने आप होगा प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लो कुछ राइट हैंड साइड में गिवन होगा तो सिंपली उसको लेफ्ट हैंड साइड में बुला के लाऊंगा और उसको माइनस करूंगा। फिर नीचे मेरे पास अगर कभी भी डायरेक्शन जिसको अगर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली मैं क्या करूँगा डिवाइड बाय क्या करूँगा वहाँ 0 लिख दूंगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया, कुछ मैंने बेसिक बता दिया, बेसिक टाइप का मीन्स हमने एक तरीके से हमने बेसिक देख लिया कि यार मेरे पास कभी भी अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइन्स अगर मुझे निकालना है तो कैसे उसको निकाला जाता है, उसको कैसे फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए कराया बस क्योंकि ताकि हम एक तरीके से बेसिक एक तरीके से अच्छे से आ जाए कि हाँ मैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स अगर मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है और कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो हमने देख लिया। हमें इसके डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बेसिक मैंने एक तरीके से बता एक तरीके से बेसिक हमने यहाँ पे देख लिया अच्छे से कि हमें कैसे अगर मेरे पास 2 लाइन गिवन होगा उसके बीच में एंगल कैसे निकालना, वेक्टर फॉर्म में भी कैसे निकालना होगा अगर इक्वेशन गिवन होगा, या फिर अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में भी गिवन होगा इक्वेशन तो मैं उसके बीच में एंगल निकालना तो सिंपली कैसे हम निकाला जाता है। मेन मुद्दा पता है यहाँ पे अगर मान लो इक्वेशन ना देखे अगर तुझे सिंपली मुझे डायरेक्शन रेशियो भी अगर मुझे देता ना तो भी मैं वहाँ से एंगल निकाल सकता था। क्यों? क्योंकि यार इक्वेशन का मुझे यहाँ पे यूज़ क्या पड़ा, मुझे तो सिंपली यहाँ पे a1a2 + b1v2 + c1c2 और डिवाइड बाय जो ये मुझे यहाँ पे वैल्यू वो मुझे पुट करना है। यहाँ पे a1a2 है क्या, ये a1a2 डायरेक्शन रेशियो ही तो है। अगर मान ले मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूँ फाइंड द, एक बस मेरे मन में डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो दे देता मतलब तो पूछा चल मुझे बता ये एंगल कितना बनेगा 2 लाइन के बीच में, तो क्या मैं लिख पाता? बिल्कुल लिख पाता। क्या कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। अगर मुझे कोई बोलता फाइंड द एंगल बिटवीन, बस ये लास्ट स्टेप मुझे पता नहीं सिलेबस में क्यों हटा दिया इन लोगों ने, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो हुज dr, मैं डी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ dr आर प्रोपोर्शनल टू 112 एंड दूसरा क्या दे, थोड़ा सा अजीबो गरीब ले लेते हैं, √3 - 1 कॉमा -√3 - 1 कॉमा 4, ये मुझे गिवन है। फोकस हो रहा है बिल्कुल। अब मुझे क्या बोला जाए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू, मुझे 2 लाइन के बीच में मुझे एंगल बता, उसका डायरेक्शन जिसको मुझे गिवन 1, एक का गिवन 1,1,2, दूसरे का गिवन √3 - 1 -√3 - 1 और 4, मुझे मीन्स मुझे 2 लाइन गिवन है। ठीक है, 2 लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे मुझे प्रेजेंट है। यार अब एंगल कैसे निकालूं यार, अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो दे दिया और मुझे एंगल निकालने के लिए बोला कैसे निकालूं यार, ये समझ में नहीं आ रहा, दिमाग बौखला गया कि यार ना तो इसने इक्वेशन दिया, ना तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ना तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन, लेकिन मुझे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो देके भाग गया। अब मुझे डायरेक्शन रेशियो देके भाग गया और मुझे बोला 2 लाइन के बीच में एंगल बता, कैसे निकालूं? या तो क्वेश्चन गलत तो नहीं, क्वेश्चन एकदम 120% राइट है। वही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर तेरे को कभी भी डायरेक्शन रेशियो दे, अगर ध्यान से कंसेप्ट पढ़ा होगा ना तो इजीली यहाँ पे तुरंत सॉल्व होगा, मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्शन रेशियो अगर मेरे पास कभी भी गिवन होगा और मुझे बोले कि यार चल बता एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होगा, तो सिंपली मुझे पता है जो तेरे पास कॉस थीटा होता है क्या होता है, मेरे पास a1a2 + b1b2 + c1c2 डिवाइड बाय √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस कितना होता है c2 का स्क्वायर होता है। ये बेसिकली a1a2 b1b2 c1c2 होता है क्या, डायरेक्शन रेशियो ही तो होता है ना। अरे यार तेरे को इक्वेशन भी गिवन दे दो, लेट अस x - x1/2 = y - y1/4 = लेट अस z - z1/6 दे दे, तेरे को काम किसका है ना, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो का लेना, आगे क्या लिखा है उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपली वही यहाँ पे किया उसने, हमें इक्वेशन ना देखे हमें सिंपली डायरेक्शन रेशियो दे दिया 2 लाइन का, मीन्स एक लाइन मेरे पास L1 है उसका डायरेक्शन रेशियो लेटर से गिवन है 1,1,2 और दूसरा लाइन L2 है उसका मुझे डायरेक्शन रेशियो लेटर से गिवन है मुझे कितना √3 - 1 -√3 - 1 और कितना गिवन है 4 गिवन है। मुझे डायरेक्शन रेशियो देके मुझसे पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मुझे पता है जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर तो मुझे किसका काम आने वाला है, डायरेक्शन रेशियो काम आने वाला है। तो सिंपली मैं a1 यहाँ पे कौन होगा, लेट अस से ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, b2 हो गया, c2 सिंपली यहाँ पे पुट करूँगा, डायरेक्ट एंगल आ गया। नहीं समझ में
नहीं समझ में, मैं ये यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर मेरे पास दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट हो, अगर मुझे सिंपली वो डायरेक्शन इशू देके भाग जाए, डायरेक्शन इशू देके भाग जाए और मुझे बोले कि दो लाइन के बीच में एंगल बता, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली मुझे पता है cos थीटा इक्वल्स A1 A2 प्लस B1 B2, ये जो फॉर्मुला है इसके अंदर ये सब क्या है, डायरेक्शन इशू तो है ना मेरे पास, तो हमें इक्वेशन का जरूरत ही क्या? अगर मेरे को डायरेक्शन इशू दे दे तो मुझे सिंपली मैं यहाँ पे पुट करूँगा, मैं अपना एंगल निकालूंगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। करूँगा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लेटर से A1 मैंने माना 1, A2 मैंने मान लिया √3 - 1 प्लस B1 मेरे पास कितना गिवन है अगेन 1, B2 मेरे पास कितना गिवन है -√3 - 1 प्लस C1 मेरे पास कितना गिवन है 2, C2 मेरे पास कितना गिवन है 4, डिवाइड बाय कितना होगा, थोड़ा सा क्या होगा कैलकुलेशन हमारे पास क्या होगा लेंथी होगा, अदरवाइज क्या होगा इजीली क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास बुक वाले होता है ना, कई बार इसको इस पूरे टर्म को होता है ना, जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसको कई बार ये लोग ना M1 वेक्टर डॉट M2 वेक्टर भी लिखते हैं, अगर उनका मन करे वेक्टर फॉर्म में लिखने का, इसको बताने को जरूरत। देखो जो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है मन में यार इसको कार्टेशियन इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या हम इसको वेक्टर से सॉल्व नहीं करते? मैंने बोला वेक्टर से भी तो सॉल्व कर सकता है। कैसे वेक्टर को सॉल्व कर सकता है? फॉर एग्जांपल मान लेता लेटर से ये तो इक्वेशन, इसको सिंपली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, तो ये मेरे पास इसका कुछ नाम दे देता, लेटर से आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाता है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना हो जाता है 2k कैप। और सिमिलरली जो मेरे पास ये गिवन है, ये मेरे पास क्या हो जाता है दूसरा, मैं लेटर से मान लेता R2 वेक्टर हो जाता है, सिंपली इसको मैं कन्वर्ट करता √3 - आई कैप प्लस -√3 - आई जे कैप प्लस कितना होता है 4k कैप, ये सिंपली आ जाता है। फिर इसको मैं वेक्टर फॉर्म से कैसे सॉल्व करता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, मुझे इसका लेटर से नाम लेता है ये M1, इसका नाम लेता है M2, M1 वेक्टर डॉट M2 डिवाइड बाय क्या कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ M1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ M2 वेक्टर करके सॉल्व करता है। या डायरेक्शन रेशियो मुझे गिवन है, सिंपली वहाँ पे भी तो अगर मैं B1 वेक्टर डॉट V2 करता था तो B1 B2 क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता था, डायरेक्शन रेशियो का मुझे वैल्यू पुट करता था। कार्टेशियन इक्वेशन में भी वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या डायरेक्शन रेशियो है, तो सिंपली मैं उसका वैल्यू पुट करूँगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये फाइनली मेरे पास हो गया A1 मेरे पास कितना गिवन है 1 का स्क्वायर, B1 मेरे पास कितना गिवन है 1 का स्क्वायर, मेरे पास B2 कितना गिवन है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मेरे पास ये A2 कितना गिवन है √3 - 1 का स्क्वायर प्लस B2 मेरे पास कितना गिवन है -√3 - 1 का स्क्वायर प्लस C2 मेरे पास कितना गिवन है 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते तो ये बेसिकली हो गया 1 × √3 कितना हो गया √3 - 1, ये हो गया मेरे पास -√3, ये हो गया मेरे पास ये प्लस माइनस कितना हो गया -1, ये मेरे पास हो गया 4 2 कितना हो गया 8 डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 8 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 5 प्लस 1 कितना हो गया √6, तो ये हो गया √6। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये गिवन है √3 अगर मैं माइनस करूँ 1 के साथ सॉल्व किया जाए, यार ये मुझे गिवन है √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये किसकी तरफ दिख रहा है मुझे a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो इसको सिंपली क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2 × √3 इंटू कितना हो गया मेरे पास 1। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया -2 √3, सिंपली पुट कर देता हूँ यहाँ पे रूट के अंदर ही, ये हो गया मेरे पास 3 + 1 - 2 √3। चलो इसका काम निपट गया। प्लस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली क्या गिवन है -√3 - 1 मेरे पास सिंपली यहाँ पे गिवन होगा, तो सिंपली मुझे पता है ये गिवन है मुझे -√3 और ये मुझे गिवन है -1 -√3 - 1 का होल, ये मेरे पास अगेन मेरे पास किसकी तरह दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस लेटर से कॉमन ले लूँ ये कितना हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो कॉमन लेना छोड़ो बाहर में गया -√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस कितना होता है मेरे पास 2 इंटू a कितना गिवन है -√3 प्लस मेरे पास b कितना गिवन है -1, तो सिंपली कितना हो गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हो गया 3 + 1 कितना, ये हो गया 3 + 1, ये माइनस माइनस निपट गया आपस में कितना हो गया प्लस, ये मेरे पास बेसिकली बचा -2 √3। तो सिंपली यार 2 √3 कैंसिल नहीं हो रहा था, अगर मैं मुझे ऐसे को सॉल्व करा तो सिंपली अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं माइनस ऐसे ले लेता √3 प्लस कितना हो जाता है 1 का स्क्वायर, मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले ही लेता हूँ, अगर मैं कॉमन ले लेता सिंपली तो ये कितना हो गया मेरे पास √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास माइनस के अंदर ये का होल स्क्वायर, तो ये माइनस का अगर मैं माइनस का होल स्क्वायर करूँगा कितना हो गया 1 हो गया, माइनस निपट गया ना यार। अगर मुझे पता है माइनस गिवन है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो सिंपली क्या था, अगर मेरे पास कोई भी चीज़ यहाँ पे गिवन अगर उसका डिग्री मेरे पास इवन होगा तो स्क्वायर क्या होता है मर जाता है। तो सिंपली ये कितना हो गया a + b का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस कितना होता है 2 √3 कितना हो गया 3, तो सिंपली यहाँ पुट कर देता हूँ कितना हो गया 3 + 1 प्लस कितना हो गया 2 √3 और ये कितना गिवन है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसको सॉल्व करते हैं तो ये √3 से √3 निपट गया, -1 कितना हो गया -2, ये हो गया -2 + 8 डिवाइड बाय कितना हो गया √6। इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली 3 + 1 कितना हो गया मेरे पास इसके अंदर हो गया 4 -2 √3 + 2 √3 निपट गया, और कुछ निपट रहा क्या तो नहीं। 3 + 1 कितना हो गया 4 3 + 1 कितना हो गया 4 4 + 4 कितना हो गया 8 8 + 16 कितना हो गया 24, तो ये हो गया √24। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं -2 + 8 बेसिकली कितना हो गया मेरा 6
अब बच्चा इसको सॉल्व करना, रूट 6 इंटू कितना गिवन है, रूट 24 गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये हमें देखना है। सिंपली कुछ नहीं करूँगा, एक तो यहाँ एज इट इज यहाँ पर लिख के आगे बढ़ जाओ, या फिर सिंपली क्या करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। रूट 6 को एज इट इज रहने दिया, रूट 24 का मैंने बोला क्या मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने बोला कैसे लिख सकता है, मैंने बोला 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो सिंपली एक पेयर तो ये बन गया 2, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, रूट के अंदर कितना हो गया 2 इंटू 3, तो बेसिकली कितना हो गया 2 रूट 6। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रूट 24 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 6, इसको और अच्छे तरीके से लिखो तो कितना होगा 6, 2 रूट 6 इंटू कितना गिवन है रूट 6। और हमें एक बात पता है कि अगर कभी भी दो रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो, रूट 2 इंटू रूट 2 करूँगा कितना होगा 2 होता है, रूट 6 इंटू रूट 6 करूँगा कितना हो गया मेरे पास 6 हो जाएगा। हमें हमेशा याद रखना है कि दो रूट अगर कभी भी आपस में सेम हो, अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। नहीं समझ आया, मैं ये बोलना चाहता हूँ रूट 3 गिवन है, मल्टीप्लाई करूँगा रूट 3 के साथ तो कितना हो गया 3 आ जाएगा। ऐसा मत कर देना रूट 3 इंटू रूट 2 अगर मैं करूँ तो सिंपली ऐसा मत कर देना, यहाँ पर 6 लिखना है, कितना होगा करिएगा। मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर दो रूट कभी भी मेरे पास सेम हो तो सिंपली क्या होता है, जो उसका रूट होता है ना वो क्या होता है, हट जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर रूट 6 इंटू रूट 6 कितना हो गया 6, तो यहाँ से आ गया फाइनली 6, 2 इंटू कितना हो गया 6, तो यहाँ से 6 इंटू 6 हो गया कितना हो गया 12, तो ये निपट गया कितना हो गया 1/2। तो फाइनली मेरे पास कॉस थीटा का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया 1/2। अब मैंने पूछा क्या कॉस के टेबल में 1/2 कौन सा एंगल पे आता है, तो यार सिंपली मैंने बोला जो मेरे पास cos 60 होता है, cos 60 का मेरे पास वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया π/3। ये cos 60 को रिप्रेजेंट करने का तरीका कितना है π/3 होता है। आई होप ये हमें आता होगा रेडियन फॉर्म में कैसे इसको किया जाता है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेडियन अगर एंगल में गिवन होगा एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मेरे पास रेडियन गिवन होगा रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। π = 180 मैंने ऐसा कुछ बताया था, जिसमें भी जिसको कन्वर्ट करना सिंपली अगर मुझे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है 180 नीचे बैठा तो ये हो गया 1, तो π/, कितना हो गया 180, जो भी लिखना है यहाँ पे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप ये एंगल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली मेन मुद्दा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये था कि अगर मेरे पास कभी भी डायरेक्शन रेशियो दे दो तो डायरेक्शन रेशियो देख के हमें डरना नहीं है, इस लाइन का इक्वेशन तो गिवन ही नहीं है। अरे वो सिंपल साफ में बोला है कि डायरेक्शन रेशियो अगर तेरे पास प्रेजेंट होगा कुछ करना नहीं है, सिंपल उसको लेना है, क्या करना है फॉर्मूले के अंदर क्या करना है पुट कर देना, गॉट माय पॉइंट। क्योंकि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 होता क्या डायरेक्शन रेशियो ही तो होता है मेरे पास। इक्वेशन का अगर मेरे पास गिवन भी होता तो भी मैं उसका यूज थोड़ी ना करता, उसका हमें यूज किसका करना होता है, डायरेक्शन रेशियो करना पड़ता है। इसलिए हमें इस टाइप का भी क्वेश्चन चलो करा दिया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे सॉल्व करना होता तो कैसे करेंगे, ये होमवर्क है। इसी क्वेश्चन को मुझे वेक्टर फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है ना cos थीटा = b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, उससे कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो खुद से एक बार ट्राई करना। सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर क्या करना b1 वेक्टर तो यही होगा, b2 वेक्टर भी यही होगा, सिंपली इसका डॉट लेना, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना, क्या होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट तो इसको एक बार ट्राई करना, जो क्वेश्चन गिवन है इसको क्या करना वेक्टर फॉर्म में कोशिश करना इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ से ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया यार कि कभी भी अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा मुझे इसको देख के डरना नहीं है। डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर जगह मतलब कहीं ना कहीं यूज होता है, कोलिनियर में भी हमने इसका यूज़ किया, फिर आप देखो अब यहाँ पे एंगल में भी हमने यूज़ कर लिया। तो कैसे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो यहाँ पे हमने एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बीच में थोड़ा बहुत जो बेसिक होता है वो हमने यहाँ से क्वेश्चन देख लिया, बेसिक हो सकता था वो हमने यहाँ से देख लिया। अब जो मेन मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे कि हमें कैसे एंगल निकालना, आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर मेरे पास कभी डिफरेंट फॉर्म में, अगर मेरे पास प्रॉपर फॉर्म में अगर इक्वेशन नहीं गिवन ना, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे किया जाता है ये भी हमने यहाँ सीख लिया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक को इन लोगों ने रिमूव कर दिया, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखा ना, ये कैसे परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पैरेलल अगर हो गया तो क्या कंडीशन हो, ये सारे कंडीशन हमारे क्या इंपॉर्टेंट है। कंडीशन अगर मैं डायरेक्टली कंडीशन लिख देता और फॉर्मुला बताता ही नहीं तो हमें कैसे पता चलता है ये बेसिकली इंडिकेट क्या कर। अब अच्छे से थोड़ा फील भी आ गया हो, अब जब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना तो क्या होगा बेसिकली हम इजीली क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। भले सिलेबस में बट हमने बेसिक तो देख लेना कि हाँ बेसिक होता क्या एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बीच में। तो हमारा बेसिक एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रहा बिकॉज सिलेबस में नहीं है, बस ये जो नोट्स में क्वेश्चन करा उसको अच्छे से एक बार प्रॉपर में सॉल्व कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है ना वो हमारा परपेंडिकुलर से रिलेटेड है कि परपेंडिकुलर अगर मेरे पास गिवन है उससे हमें रिलेटेड है। क्या क्या वो टॉपिक वो हम देखते हैं। एक चीज़ मैं उससे पहले बोलना चाहूँगा कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन हम देखा था कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, हमें वो कॉल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू लेटर से कोई पॉइंट दे दिया 2 1 या फिर 3 दे दिया और बोल दे कि पैरेलल है, किसी पैरेलल है और उस लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन हो, तो सिंपली हम कैसे उसको सॉल्व करते थे याद है। मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर मैं बोलूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू, मेरे पास लेटर से आर वेक्टर इक्वेशन में कुछ भी दे दूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, अगर ऐसा कुछ मैंने फॉर्मेट दे दिया। मैंने बोला इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना, तो कैसे इस लाइन का इक्वेशन लिखते तो मैंने ऑलरेडी बताता जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, कभी भी अगर आपस में दो लाइन पैरेलल है जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। या फिर हम बोलते थे ना कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन द डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल, मींस A2/A1 = B2/B1 = C2/C1 सॉरी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता था। अगर मान लो मेरे पास कोई डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का मेरे पास प्रेजेंट हो तो अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो वही क्या होगा मेरे पास इसका होता था। सिंपली इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है मेरे पास 2 1 -2 ये हमें बताता है डायरेक्शन रेशियो। तो सिंपली अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो सिंपली क्या होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू
2 i कैप प्लस, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, जे कैप प्लस कितना होगा 3k कैप प्लस कितना होगा लैम्डा इंटू जो मैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा वही जो इस लाइन का, तो सिंपली क्या होगा डायरेक्शन रेशियो हो गया 2i कैप प्लस कितना 2j कैप माइनस 2k कैप आंसर। अगर मेरे पास कोई भी लाइन मेरे पास गिवन हो, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका, फिर भी अगर कॉल करा दिया कि अगर मेरे पास कोई भी लाइन मेरे पास लेटर से गिवन हो और उस लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा, तो अगर वो दूसरा लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होगा तो जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होगा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा हमारा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो मैंने देख लिया। अब इस टाइप का कैसे क्वेश्चन किया था ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो परपेंडिकुलर से रिलेटेड है। परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्या हमें बोलता है, ये अगर हमारे पास कोई दो लाइन होगा, ठीक है, मेरे पास कोई दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट होगा, हमें क्या करेगा एक थर्ड लाइन मेरे पास आएगा, कोई थर्ड लाइन क्या होगा इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ, ये मेरे पास कोई दो लाइन है, थर्ड बेसिकली जो कोई लाइन है वो क्या होगा इस लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर, चाहे वो ऐसे हो या फिर मान लो कोई ऐसे हो, मेरे पास कोई दो लाइन होगा, क्या होगा बेसिकली क्या होगा दो लाइन जो होगा ना वो क्या होगा इस लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इस केस में हमें कैसे इक्वेशन लिखना है वो हमें दिख रहा है, नहीं समझ में। बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास ये हुआ कि टॉपिक सबसे पहले लिखते हैं फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given passing through a given point, passing through a given point pt शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। कह रही क्या टॉपिक है, टॉपिक नहीं बेसिकली मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन हमारे पास आना श्योर होता है, लेकिन इस बार आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये टॉपिक है हमारे लिए, मैं बोल सकता हूँ ये रिमूव नहीं है, कहीं ऑफिशियल नहीं लिखा रिमूव है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और बनाना होगा तो ये बेसिकली 4 मार्क्स से क्वेश्चन अगर उसे यहाँ से बनाना होगा तो क्वेश्चन एक बना सकता है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे टॉपिक हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला है पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मेरे पास कोई लाइन है क्या हो रहा है किसी पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है, लेटर से दिस पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन, मीन्स दो मेरे पास लाइन है उससे क्या परपेंडिकुलर, लेटर से मेरे पास ये एक लाइन होगा या फिर ये दो लाइन होगा, आपस में क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है एकदम आसान है, बस यहाँ से ध्यान से समझना है। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, मेरे पास कोई लाइन है, समझना ये मेरे पास जो ये लाइन है, ये मेरे पास कोई ब्लैक वाला पेन है जो लाइन है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके दो गिवन। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन, ये जो लाइन है वो किसी फिक्स पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर लेटर से, एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन, मीन्स दो जो लाइन होगा ना उसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। यार परपेंडिकुलर कैसे होगा, परपेंडिकुलर होने का सेंस हमें बोला कि दो लाइन के साथ एंगल कितना बना होगा 90 डिग्री बना। फॉर एग्जाम्पल ये देख जो मेरा हैंड है, ये देखो ये हैंड है, ये मेरे पास जो ये फिंगर और ये फिंगर, ये दोनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर, बिकॉज क्यों परपेंडिकुलर है, बिकॉज इनके बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 90 डिग्री मेरे पास बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ये अब देखो ये मेरे पास ये फिंगर और ये फिंगर, ये दोनों आपस में कितना 90 डिग्री बना रहा है, तो मीन्स ये तो एक लाइन है। और वहीं अगर मुझे दो फिंगर को बनाना हो 90 डिग्री आपस में तो कैसे बनाऊंगा, तो वही यहाँ पे देखना मेरे पास क्या, ये बहुत थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा वॉइस होगा तो उसको कोशिश करना समझने का। मेरे पास एक लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट से क्या करे पास करे, और बोला कि परपेंडिकुलर किसके दो गिवन लाइन। यार परपेंडिकुलर कैसे होगा, या तो मेरे पास ऐसे हो गया, एक लाइन मेरे पास ऐसे हो गया, दूसरा मेरे पास कैसे लाइन होगा, ये ले, ये देखिए ये लाइन क्या है, एक लाइन है जो फिक्स पॉइंट से पास भी कर रहा है, और इन दोनों लाइन के क्या है परपेंडिकुलर कैसे होता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री बना, अगर दिख रहा है बिल्कुल इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री बना। तो वही मुझे इस लाइन का क्या करना है इक्वेशन लिखना है फॉर इस, ये मेरे पास देखो क्या टॉपिक है समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक लाइन होगा जो किसी फिक्स पॉइंट से क्या कर रहा है मेरे पास पास कर रहा है, ये पॉइंट हम क्लियर हो गया, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। उसके बाद हमें बोला कि क्या होगा ये लाइन परपेंडिकुलर किसके दो लाइन थे, देखो एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन्स, मीन्स अगर दो लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो सिंपली क्या होगा मेरे पास ये दो लाइन आपस में एंगल कितना बना रहा है परपेंडिकुलर, ये कितना बना रहा है परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का मुझे क्या करना है इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे वो अब हमें देखना। समझ में आया टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है, टॉपिक हमें ये बोलना चाह रहा है कि तेरे पास क्या कोई लाइन होगा जो किसी फिक्स पॉइंट से क्या करे पास कर, और वही लाइन तेरे पास क्या परपेंडिकुलर है किसके दो गिवन एंड परपेंडिकुलर टू टू, दो लाइन के क्या परपेंडिकुलर, या तो ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया, ये लाइन के परपेंडिकुलर, दैट्स इस लाइन का तुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे अब हमें देखना है। तो टॉपिक क्लियर हो गया कि टॉपिक हमें क्या बोलना क्या चाह रहा है, डायग्राम से भी मैंने थोड़ा सा समझा दिया, कोशिश करना समझने का। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसका कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं, सिंपली हमें इस जो टॉपिक है ना इस क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इसका कोई थ्योरी नहीं है कुछ भी नहीं, एकदम हमें सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाऊंगा, उससे क्या होगा हमें इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले बस टॉपिक समझाना था कि टॉपिक हमारा रिलेटिव में बोलना क्या था, क्या हमारा उसका डायग्राम क्या बनेगा वो हमने देख लिया यहाँ पे। अब मन में आ रहा होगा क्या मेरे पास ये दोनों लेटर से ऐसे क्यों है, और कोई मेरे पास ये लेटर से ये क्या ऐसे नहीं बन सकता, मैं बोला बिल्कुल ऐसे भी बना सकता है, तो तेरी मर्जी है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये वाला डायग्राम हमारा क्या होता है बेस्ट माना जाता है कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट से अगर पास कर रहा है और बोले कि परपेंडिकुलर है किसी दो लाइन के, देन इस केस में क्या होता है इस टाइप का मेरा डायग्राम होता है। यार सीधी सी बात है, दो लाइन के परपेंडिकुलर होना है सिंपली इस लाइन को, तो सिंपली उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये देखिए तेरे पास कोई लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट से पास है, पहला लाइन लेटर से L1 है, इसका नाम ले ले L2 है, इसके बीच में एंगल कितना बना 90, इसके बीच में भी एंगल कितना बना 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के लिए क्या सिंपल सा मतलब कि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, देख रहे हो कितना एकदम स्ट्रेट है, ये मेरे पास कोई लाइन ये कितना होगा स्ट्रेट। अगर मैं 3D बनाना चाहूँ
लाइन लेटर से मेरे पास ये है और इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर, वहीं अगर मैं दूसरा लाइन अगर मैं बनाना चाहूँगा तो सिंपली क्या होगा, ये ऐसे मेरे पास कुछ बन के आएगा। ये देखो दो लाइन, ये फिंगर और ये लाइन पेन दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है। ये फिंगर नहीं, ये पेन का टॉप है ना, ये देखो ये टॉप, पेन का टॉप और ये जो मेरे पास फिंगर है, ये जिसको ये करो, ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है किसके, इस वाले के। दिख रहा है, यही हमारे पास का यही हमारे पास पूरा कंसेप्ट है कि एक लाइन होगा जो किसी फिक्स पॉइंट से तेरे पास पास करोगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, दो लाइन से अगर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इसका मतलब सीधे सीधे उन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो सिंपली क्या होगा, उस लाइन का तुझे इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे वो अब हमें यहाँ पर देखना है। तो आई होप तो थोड़ा बहुत फील आ गया होगा कि क्वेश्चन टॉपिक हमारे पास क्या है, इसका कोई टॉपिक कोई थ्योरी नहीं, हमें सिंपली क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ही हमें सब कुछ सिखाया कि रियलिटी में ही है क्या। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन बोला जैसा इसका नाम है ना वैसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम डिट्टो लैंग्वेज लिखाता है क्वेश्चन में, बस को देखना होता है, समझना होता है और आगे बढ़ना होता है। क्वेश्चन में बोला अगर देखो बनाना होगा बोर्ड में क्वेश्चन तो यहाँ से एक टॉपिक से बना सकते हैं। अब लग रहा होगा यार एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मिसलिनियस की एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना तो अब देखना उस टाइम में ढेर सारी इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलने वाले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर नहीं, मुझे कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। कोई भी इक्वेशन दे देगा, वेक्टर इक्वेशन दे देगा, कार्टेशियन दे दे, एक ही बात है। फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point 1 comma minus 1 comma 3 comma minus 2 and perpendicular to the lines, और लाइन्स का हमारे पास परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, और लाइन्स का हमारे पास इक्वेशन गिवन है x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/3 एंड x+2 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू गिवन है y-1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू गिवन है z+1 डिवाइड बाय 5। ये मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन है। यार क्वेश्चन है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला देख ध्यान से, जो तूने वहाँ पे टॉपिक पढ़ा ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, मींस तेरे पास कोई लाइन है जिसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाला। कार्टेशियन इक्वेशन इंडिकेट फॉर x y z के टर्म्स में पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट से क्या करें पास कर, इसका पॉइंट का नाम कितना है 1 3 -2, मीन्स मेरे पास कोई लाइन है, पेन कहाँ चला गया, ये मेरे पास कोई लाइन है, वो किसी पॉइंट से क्या करें पास कर, इस पॉइंट का नाम लेटर से क्या गिवन है मुझे 1, उसे कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1 3 -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। मेरे पास ये तो लाइन्स है ना, देखो अब यहाँ पे मन में कैसे, ये दिमाग में ये कैसे स्ट्राइक करे कि मेरे पास दो लाइन गिवन, अरे सिंपल सी बात है, ये कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। मेरे पास क्या होगा, एक लाइन ये होगा L1 ले लिया और ये क्या होगा दूसरा लाइन L2 होगा। मीन इन दोनों लाइन के क्या है, ये जो मेरे पास लाइन जो पास हो क्या परपेंडिकुलर, कैसे मुझे पता चला, जैसे क्वेश्चन वाला साफ साफ बोला है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, मींस इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकाला है पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से क्या करें पास करा -1 3 -2 से क्या ये लाइन जो है ये क्या करें पास करें एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, इन दोनों लाइन के आपस में क्या है परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, मीन्स ये लेटर से एक बार L1 होगा और ये मैंने मान लिया कहीं यहाँ पे L2 होगा। इन दोनों लाइन के क्या आपस में ये लाइन जो थर्ड लाइन है वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो L1 का मेरे पास इक्वेशन गिवन है x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/3, और ये मेरे पास L2 का मेरे पास लाइन का इक्वेशन गिवन है x+2 बाय -3 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z+1 डिवाइड बाई क्या 5। अब मन में होगा इसने इतना दूर के लिए, मैं पास में लेता, मैं बिल्कुल पास में भी लेता तो भी चलता। अगर फॉर एग्जाम्पल तेरे को दूर लेने का ना मन करे, सिंपली तू ऐसे ले लेता तो भी चलता, मीन्स आपस में दोनों को पास पास लेता तो भी चलता है, मीन्स दोनों को तो इस साइड ले लेता तो भी चलता है। ये कोई ऐसा गिवन नहीं है कि तेरे को कहीं इन दोनों के बीच में लेना है। जहाँ मन, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोला ये लाइन है, तेरा मन करे तो यहाँ दो लाइन को ले ले, ठीक है, या फिर मेरा मन करे तो मैं यहाँ पे दो लाइन को साथ में ले लूँ, या फिर मेरा मन करे तो मैं दो लाइन को तो आपस में दूर दूर रखूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम इतना हमें ध्यान रखना है कि ये दो लाइन है ना आपस में क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर बनाना चाहिए इस लाइन के साथ। जो मेरे पास ये फिक्स लाइन है, लेटेस्ट इस लाइन का नाम लेता हूँ L3 जो मेरे पास बेसिकली जो लाइन है ना वो क्या होना चाहिए, इस लाइन के क्या होना चाहिए, जो L3 लाइन है ना बेसिकली उस लाइन के क्या होना चाहिए, ये दो लाइन आपस में क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। बस ये मेरा मेन मुद्दा है। मीन्स मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास कोई लाइन गिवन है जो किसी फिक्स पॉइंट से लेटर से पास करा 1 3 -2 से क्या करे पास करा है, और वो क्या है परपेंडिकुलर है किसके, ये दो लाइन के मुझे परपेंडिकुलर, उस लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन दिस और ये गिवन है दिस। मेरे पास ये फिक्स पॉइंट भी गिवन है, ये जो लाइन है वो फिक्स पॉइंट से मुझे पास भी करा है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखे, एकदम सिंपल सा है। हमें करना क्या है, मुझे पता है, हम अभी तक सीखे क्या है, अगर मेरे पास कोई लाइन हो किसी फिक्स पॉइंट से अगर मेरे पास पास करा और उस लाइन का मुझे कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, वो फोकस हो जाए। अगर मुझे लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो सिंपली कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x - x1 बाय a इक्वल्स टू y - y1 बाय b इक्वल्स टू z - z1 बाय कितना होता है c होता है। नो डाउट ये क्लियर है। अब यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 क्या होता है, जो मेरे पास कोई लाइन जो किसी फिक्स पॉइंट से पास करा तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है x1 y1 z1 होता है। तो सिंपली यहाँ पे x, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये क्या हो गया z1 हो गया। तो मेरे पास x1 कितना हो गया 1 डिवाइड बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना हो गया 3 डिवाइड बाई b इक्वल्स टू z
मैंने Z1 कितना हो गया मेरे पास -2 डिवाइड बाई कितना हो गया C लिख दिया। इसको सॉल्व करता हूँ फाइनली, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x-1/a इक्वल्स टू y-3/b इक्वल्स टू z माइनस माइनस कितना हो गया +2 डिवाइड बाई कितना हो गया C। ये मेरे पास लेटर से इसका नाम दे दिया 1। अब ये इसने कर क्या दिया यहाँ पे, या मुझे पता है इस लाइन का मुझे कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। कार्टेशियन इक्वेशन अगर मुझे इस लाइन का लिखना है तो मुझे सिंपली पता है x1 y1 z1 क्या होता है। जो मेरे पास लाइन अगर किसी फिक्स पॉइंट से पास कर होता है उसके कोऑर्डिनेट होता है x1 y1 z1। अब मुझे ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन पूरे इक्वेशन मेरे पास मिसिंग क्या है, मेरे पास पूरे इक्वेशन में एक चीज मिसिंग है जिसका नाम है ए डायरेक्शन रेशियो। अगर मेरे पास कहीं से आ जाए ए बी सी का मेरे पास अगर वैल्यू आ जाता तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देता। यार बात तो तूने सही बोला कि तेरे पास यहाँ पे x1 y1 z1 का कोऑर्डिनेट तेरे पास गिवन है, तुझे सिंपली क्या निकालना है ए बी सी डायरेक्शन रेशियो का तुझे वैल्यू निकालना है। अब डायरेक्शन रेशियो तो क्वेश्चन वाले ने मुझे गिवन भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलता, अगर सिंपली अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन होता, ये जो लाइन हो रहा है अगर वो पैरेलल होता है इस लाइन के, दो लाइन के अगर पैरेलल होता तो सिंपली मैं क्या बोलता कि जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो वही क्या होगा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पे पैरेलल तो गिवन, यहाँ पे क्या गिवन है परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। अब यार मैं कैसे निकालूं, अब मुझे ABC का मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना है, कैसे मैं निकालना चाहूँ, ना तो पैरेलल गिवन है, सिंपली मुझे बोला कि परपेंडिकुलर है। तो मैंने बोला देख ध्यान से क्वेश्चन समझ में क्या है। यहाँ पे पूरे जो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इस पूरे कहानी में पता है क्या होता है, ये डायरेक्शन रेशियो निकालना ही मेन मुद्दा होता है यहाँ पे। इक्वेशन तो सिंपली हमने लिख लिया यहाँ से, ठीक है। जो लाइन होगा L3 जो मेरे पास ये लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसी दो लाइन से, लेटर से L3 इस लाइन का नाम ले लिया, उसका इक्वेशन तो मैंने लिख दिया। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ABC अगर मेरे पास आ जाए तो फटाफट पुट कर दूंगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा। ये पॉइंट हम क्लियर हो गया। तो अब हम इसमें डायरेक्शन रेशियो तो निकाले कैसे, मेन मुद्दा यहाँ पे ये होता है डायरेक्शन रेशियो का निकाला। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे हम निकालेंगे, सिंपली मुझे पता है कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। नहीं समझ में, ठीक है बाहर में जा। तो सिंपली क्या कर मुझे इतना बता दे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1, जो तूने L1 जो जिसको माना उसका डायरेक्शन रेशियो तो मुझे बता दे कितना है। तो लाइन L1 मैंने किसको माना है, लाइन L1 मैंने इसको माना है, तो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या होगा, जो नीचे मेरे पास कोफिशिएंट होता है वो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो होता है। तो सिंपली कितना हो गया मेरे पास 1 2 3, L1 का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया 1 2। अरे सिंपली पता है x माइनस मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 0/1 इक्वल टू y माइनस 0 कितना हो गया 2 इक्वल टू z माइनस 0 क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। ऐसे मैं सिंपली लिख सकता हूँ। और जो मेरे पास नीचे 1 2 3 मेरे पास गिवन होता है वो क्या होता है, मेरे पास डायरेक्शन रेशियो होता है। तो सिंपली मेरे पास L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो चलो ये आ गया। अब मैंने बोला ये बता दे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 जो तेरे पास ये लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो बता क्या होता है। तूने बोला सिंपली जो इसके नीचे होता है मेरे पास वो मेरा डायरेक्शन रेशियो होता है। तो सिंपली कितना हो गया -3 2 एंड कितना हो गया 5 हो गया, ये लिख दिया। अब मैंने सिंपली मैंने यहाँ से पॉइंट पूछा, मैंने बोला एक बार डायग्राम वापस बना ले मेरे लिए। ये लाइन दिस, ये L1 है, ये दिस लाइन, ये L2 मेरे पास गिवन दिखाई दे रहा है, और ये जो मेरे पास ये जो लाइन है ये L3 है, और जो किसी फिक्स पॉइंट से क्या करे पास करा है। मैंने बोला एक बात बता, अगर दो लाइन अगर मैंने क्या अभी एक चीज पढ़ के एक कंसेप्ट पढ़ गया, क्या कंसेप्ट पढ़ के एंगल बिटवीन टू लाइन्स में, तो एक कंसेप्ट पढ़ के है कि अगर मेरे पास कोई लाइन हो, अगर आप दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर बना रहा हो बेसिकली, तो उसके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है 0 होता है। क्या बोला नहीं समझा, मैंने बोला जो L1 और जो L3 आपस में क्या परपेंडिकुलर है, मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर टू, एंड L1 परपेंडिकुलर किसके साथ, L2 के साथ परपेंडिकुलर। यार तू क्या लिख रहा है यहाँ पे, मैंने बोला कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली जो डायग्राम बना उसी को मैं यहाँ पर थ्योरी में रिटर्न में लिख रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो ये L1 लाइन है तेरे पास, L1 लाइन है, देखो कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन में मेन मोटिव क्या दो, इक्वेशन तो मेरे पास इस लाइन का ऑलरेडी आ चुका है, x माइनस 1/a इक्वल टू y माइनस 3/b को z प्लस 2 कितना होगा c। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ABC नहीं है ना। अब मुझे ABC का मुझे वैल्यू निकाला, तो ABC का डायरेक्शन, ABC इंडिकेट फॉर डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो का मुझे वैल्यू निकाला, वो कैसे निकाला जाए वो अब यहाँ पे देखना है। तो सिंपली मुझे एक बात पता है कि जो मेरे पास L3 है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि जो ये L3 हो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इन दोनों लाइन के। तो सिंपली पता है L3 परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया L1 के साथ होगा, बिल्कुल सही। जो L3 होगा वो परपेंडिकुलर किसके साथ, L2 के साथ, बिल्कुल सही, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर तू लिखना क्या चाहता है, मैंने बोला तूने एंगल बिटवीन टू लाइन्स में एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था देख मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया कहाँ चला गया, हाँ देख, इफ द लाइन्स L1 एंड L2 गेट परपेंडिकुलर देन B1 डॉट प्रोडक्ट इज 0। मीन्स अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए देन इन दैट केस उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, बिल्कुल सही। मीन्स B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या होता है 0। मीन्स अगर कभी भी दो लाइन लेटर से ये L1 और ये L2 अगर ये दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर हो जाए देन इन दैट केस क्या होगा, इन दोनों लाइन का जो डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा 0 होगा, ये हमें पता है। तो सिंपली L1 और L1 मेरे पास ये रहा और L3 मेरे पास ये रहा, ये दोनों लाइन आपस में कैसे परपेंडिकुलर, इसका मीन इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। सिंपली मेरे पास L3 और L2 क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इन दैट इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास 0 होगा। गॉट माय पॉइंट, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे का 0 होने का मतलब क्या, वहाँ पे हम बोलते थे कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या होगा मेरे पास 0 होगा, लेकिन यहाँ पे B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर होता कौन सा, डायरेक्शन रेशियो होता। तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास लाइन L1 है और ये मेरे पास L2 और मैं यहाँ पे लिख भी लेना
एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L3 इज ABC। जो मेरे पास देखो डॉट प्रोडक्ट होने का, अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है उस केस में क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट का जीरो होने का मतलब हमें क्या, अरे डॉट प्रोडक्ट बोल दिया तूने जीरो, लेकिन क्या ये इंडिकेट क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट का जीरो होने का मतलब साफ साफ मुझे ये पता चल रहा है कि उस जो मेरे पास दोनों लाइन, उन दोनों के आपस में, उन दोनों लाइन का जो आपस में डायरेक्शन रेशियो होगा ना, वो क्या होगा आपस में, उन दोनों का डॉट मेरे पास क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट में क्लियर होगा। मीन्स मेरे पास L1 और परपेंडिकुलर है किसके साथ, L3 के साथ। तो L1 का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो कितना गिवन है, 1 2 3 कितना गिवन है, L1 का मेरे पास जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है 1 2 3। सिंपली मैं लिख ले इसको, लेटेस्ट इसका नाम लिख दिया B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू, मैंने जीरो बोला, लेटेस्ट इसको नाम दिया B1 वेक्टर B3 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि B3 है ना, और यहाँ पे ले लिया B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अब मुझे पता है B1 वेक्टर डॉट B3 वेक्टर जीरो का होने का सीधे सीधे इंडिकेट करा है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्शन रेशियो होगा, उसका डॉट क्या होगा, जीरो का। B1 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तेरे पास क्या गिवन है, B1 वेक्टर मीन्स मतलब L1 का डायरेक्शन रेशियो कितना गिवन है, 1 2 3। और तेरे पास जो B3 मीन्स L3 वेक्टर का, तेरे पास L3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना गिवन है, ABC। मीन्स इन दोनों का आपस में डॉट करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, जीरो का। मीन्स हमें पता है क्या होगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, जीरो का। तो A1 लेटर से 1 मान लिया 1, और इसका नाम लेटर से दे दिया A1 A2 A3, और लेटर से इसका नाम दे दिया हमने B1, और ये हो गया C1, और इसका नाम दे दिया मैंने A2 B2 और C2। तो सिंपली पता है 1 इंटू A1 इंटू A2 कितना का, 1 इंटू A प्लस B1 इंटू B2 2 इंटू लेटर से कितना गिवन है B प्लस C1 कितना गिवन है 3 इंटू C2 मेरे पास कितना गिवन है C इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो यहाँ से लिख सकते 1 इंटू A कितना होगा A, 2 इंटू B कितना होगा 2B प्लस कितना होगा 3C इक्वल टू जीरो। बस यही पे यहाँ पे पूरा कहानी बस ये था यार, नहीं समझ में। मैंने ये बोला कि L1 और L3 अगर आपस में दो वेक्टर क्यों बोलो, L1 और L3 मेरे पास दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, इन दैट केस क्या होता है, उनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो मेरे पास कितना होता है, जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू का मतलब सीधे सीधे मुझे ये इंडिकेट करता है इन दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, मेरे पास जीरो का। तो मुझे पता है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू जीरो, सीधे सीधे मतलब है A1 इंटू A2 प्लस, अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ ना, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, जीरो का। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये A1 B1 C1 और इसका नाम ले लिया ABC, कुछ भी मान सकता हूँ, इसको नाम ले लिया लेटर से मैंने मान लिया A2 B2 C2 है, ठीक है, A2 B2 C2 सिंपली यहाँ पे लिखा, सॉल्व कर दिया। अब सिमिलर जो यहाँ पे ये फंडा किया वही यहाँ पे इस केस में करूँगा। L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के साथ, तो कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, एक सेकेंड, कुछ तो कर दिया हमने मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए L2, अरे यार ये सिंपल सी बात है ना, L2 परपेंडिकुलर है किसके साथ, L3 की लाइन के साथ। मैंने L1 लिख दिया था गलती से, L2 परपेंडिकुलर है किसके साथ, L3 के साथ। तो L2 परपेंडिकुलर L3 के साथ, तो सिंपली क्या होगा, B2 वेक्टर डॉट B3 वेक्टर का डॉट क्या होगा, जीरो का। इन दैट के सिंपली हमें ये बोला कि B2 मीन्स L2 कौन है, दिस, इसका डायरेक्शन रेशियो, और जो मेरे पास ये जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L3 है मीन्स इन दोनों का आपस में डॉट क्या होगा, जीरो का। तो सिंपली वही लेटेस्ट इसका नाम देता हूँ ABC A1 B1 C1, और इसका नाम A2 B2 C2 ऑलरेडी पढ़ा है। तो सिंपली -3 मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -3 इंटू, फिर लिख देता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। कुछ भी नहीं हमें सिंपली करना होता है, कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट ये लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं, अगर ध्यान से समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट नोट में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत क्या बोलूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन मुद्दा मेरे पास ये है कि अगर दो लाइन मेरे पास गिवन है, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर, इन दैट केस उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मेरे पास जीरो होता है। ये पॉइंट में क्लियर है। अगर डॉट प्रोडक्ट अगर मेरे पास जीरो हो रहा है, उसका सीधे सीधे मतलब है कि दिस जो लेटर से L1 लाइन कौन है, ये इसका जो डायरेक्शन रेशियो का वो, और जो मेरे पास L3, इन दोनों का डॉट आपस में क्या होगा, जीरो का। तो मैं इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या होगा, मेरे पास जीरो का। तो A1 का मेरे पास वैल्यू गिवन है 1, A2 का मेरे पास वैल्यू कितना गिवन, लेटर से इसका नाम ले लिया इसका नाम ले लिया A1 B1 C1, इसका नाम दे दिया A2 B2। सीधे सीधे मतलब कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, देन उस केस में उसका डॉट क्या होता है, जीरो होता है। उसका डायरेक्टली मतलब डॉट प्रोडक्ट का जीरो होने का मतलब ये कि उसके बीच में जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, मेरे पास जीरो का। ये हमें पॉइंट क्लियर है। तो सिंपली यहाँ पे हमने सिंपली मान लिया A1 B1 C1, इसका नाम लिया A2 B2 C, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई किया, आपस में ये इसको जीरो कर दिया। सिंपली अब मैं इसकी बारी L2 इंटू क्या कर रहा हूँ, L3 कर रहा हूँ। तो सिंपली मेरे पास इसको मान लिया A1 B1 C1, इसको मान लिया A2 B2 C2। तो सिंपली क्या होगा, A1 कितना गिवन है -3, A2 कितना गिवन है 3 प्लस B1 कितना गिवन है 2, B2 कितना गिवन है मेरे पास B प्लस C1 मेरे पास कितना गिवन है 5, और C2 मेरे पास कितना गिवन है C इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो इसको सॉल्व किया, कितना हो गया, -3A प्लस 2B प्लस 5C इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। लेटर से इसका इक्वेशन का नाम दिया 3, इस इक्वेशन का नाम दिया हमने, सॉरी इसका नाम दिया 2, इस इक्वेशन का नाम दिया हमने 3। ये मेरे पास आ गया सॉल्व हो गया।
तो ये पूरे कहानी का जो ट्विस्ट था ना, बस यही इतने में ही था। बेसिकली हमें ये बोलना चाह रहा है, हमेशा याद रखना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आप बस इतना एक लाइन में समझ जाना। अगर कभी भी आपस में दो लाइन अगर मेरे पास गिवन हो, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर होने का सीधा सीधा मीनिंग ये मुझे इंडिकेट करता है कि अगर वेक्टर में होगा तो B1 वेक्टर उन दोनों लाइन के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, जीरो का डॉट प्रोडक्ट जीरो किसका होगा, जो उन दोनों लाइन के बीच में जो डायरेक्शन रेशियो है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। ये पॉइंट हम क्लियर होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो का ये हमें, चलो ये बात तो समझ। अगर ये भी समझ में नहीं है तो बस इतना याद रखना कि अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन रेशियो का जो वैल्यू होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ये मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, तो सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर दिया। अब मुझे सिंपली करना क्या है, हमारा मेन मोटिव ये सब क्यों कर रहा है, ताकि मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ABC का मुझे क्या हो वैल्यू निकल के आ सके। ये पूरा हम इसलिए यहाँ पे फंडा कर रहे हैं ताकि मुझे ABC का क्या हो वैल्यू निकल के आ सके। तो ABC का वैल्यू निकालने के लिए मैंने किया कि मैं एक बार समरी वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 का लिखा, फिर L2 का डायरेक्शन रेशियो DR लिखा, फिर L3 का DR लिखा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने सिंपली ये देखा, ये इंपॉर्टेंट नोट में ये देख के आ चुका हूँ कि अगर मेरे पास कोई लाइन परपेंडिकुलर है, उस केस में अगर कभी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, देन उस केस में उन दोनों लाइन के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, मेरा जीरो होता है। ये पॉइंट हम क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट का जीरो होने का मतलब ये है किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, उन दोनों लाइन के बीच का डायरेक्शन रेशियो जो मेरे पास होता है उनका डॉट क्या होता है, मेरे पास जीरो होता है। ये हमें समझ में आ गया। उसी का मैंने यूज़ करके यहाँ पे क्या सॉल्व कर। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखना सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमें बचपन में सिखाया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिंपली मुझे ABC का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड हमें क्या बोलता है, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर यहाँ से मुझे ABC का वैल्यू निकालना है। तो ABC का वैल्यू कैसे निकलेगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, मैं सबसे पहले A लिख लिया, फिर B लिख देना, फिर क्या C। जो भी यहाँ पे मेरे पास ABC है उसको सिंपली लिख दो, नीचे डिवाइड लगा। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन है, जीरो। एंड ये मेरे पास गिवन है -3A प्लस 2B प्लस कितना गिवन है 5C इक्वल टू जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अब मुझे ABC को यहाँ से सॉल्व करना। ABC को कैसे यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ, नॉर्मल मेथड से तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको। अगर मान लो इन दोनों को सॉल्व करना चाहो तो बहुत कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बुलाया और मैंने क्या उसको सॉल्व किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, सिंपली ABC जो तेरे पास जितने भी कोएफिशिएंट गिवन है उसको ऊपर लिख दिया, ABC लिख दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता तो z, तो सिंपली मैं x इक्वल टू y इक्वल टू z लिख देता, नीचे डिवाइड लगा। उसका नीचे डिवाइड लगाने के बाद क्या होता है, एक बहुत फंडा लेकिन उसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडा आने वाला है। यहाँ पे देखना समझना, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता हो तो वेल एंड गुड, थम्स अप, अगर नहीं आता होगा तो ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सिंपली ए लिखा, ये जो लिखा इसको भूल जाओ। अब क्या गिवन है यहाँ पे 2B प्लस 3C गिवन है इक्वल टू तेरे पास क्या गिवन है 2B प्लस 5C मेरे पास यहाँ पे गिवन है। B का क्वेश्चन कितना है 2, C का क्वेश्चन कितना है C, तो सिंपली लिख दे 2 × 5, बीच में लगा माइनस C का। यहाँ पे B का क्वेश्चन कितना है, जैसे तो ए लिखना है, जहाँ पे भी ये लिखा उसको भूल जा। उसका जितने भी आपस में बचे ना सिंपली उसको क्या कर, जो डिटरमाइंड में जैसे हम करते थे ना, इसका जैसे डिटरमाइंड में क्या करते थे, जिसको सेलेक्ट किया उसका क्या होता है कॉलम और उसका रो हम डिलीट कर देते। तो वैसे इन दैट केस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने ए को सेलेक्ट किया, ए को जैसे सेलेक्ट किया इसका मैं ये भूल जाऊंगा, ये जैसे भूले इसके बाद बचा कितना 2B 3C 2B 5C। तो सिंपली क्या करो, बी का क्वेश्चन कितना आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस। तो सिंपली क्या होगा 2 × 5 बीच में लगा माइनस 3 इंटू कितना हो गया 2। चलो आगे बढ़। अब सिंपली आया बी की चांस, जैसे मैं बी को लूँगा तो ये मेरे पास फिंगर से इंडिकेट, बी मेरे पास छुप गया तो बचा मेरे पास कितना ए का क्वेश्चन कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ये मेरे पास ऐसे होगा तो ए 1 इंटू कितना हो गया 5 माइनस कितना हो गया ए का -3 इंटू कितना हो गया 3। फिर अब सी की बारी, जब सी आया तो इसको छुपा दूंगा तो बचा कितना, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए का क्वेश्चन कितना है 1 इंटू कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया यहाँ पे -3 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। नहीं समझ में आई कैसे कर दिया यार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है, सिंपली जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन x y z या फिर ABC जो भी गिवन होता है सिंपली उसका नाम लिखा, उसका नाम लिखने के बाद जिसका भी तेरे को वैल्यू निकालना है सिंपली उसको वहाँ पे फिंगर रख दे, बाकी जो बचा ना उसको सिंपली आपस में क्या कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। नहीं समझ में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए था -3 था -3 था 2B था, यहाँ पे अगेन 2B, यहाँ पे 3C और यहाँ पे अगेन 5C। जब मुझे यहाँ पे ए का वैल्यू नीचे डिवाइड में, ए को मैं भूल गया, बचा कौन सा यहाँ पे 4 एलिमेंट बच गया, इसके बीच में सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 5 कर दिया, 2 × 3 कर दिया। अब बचा कौन बी। जब मैं जैसे वैल्यू लिखना है तो बी मेरे पास नहीं पड़ गया, समझना मेरे पास बी क्या होगा गायब हो गया। तो बी जैसे गायब हो गया तो बचा कितना मेरे पास ए इंटू दिस -3A इंटू सी। तो ए का क्वेश्चन कितना है 1, सी का क्वेश्चन कितना है 5, तो 1 × 5 माइनस लगाया बीच में, ए का क्वेश्चन कितना है -3, सी का क्वेश्चन कितना है 3, एज इट इज सॉल्व किया। अब मेरे पास बचा गया सी। जब मैं सी को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास बचा कितना, जब मैं सी को अगर मैं सॉल्व करूँ तो बचा मेरे पास a -3A 2B 3C और ये मेरे पास कितना गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन था हमें 5C।
अब मुझे सी को सॉल्व करना, सी को जैसे सॉल्व करना, इसको मैं भूल गया, बचा मेरे पास कितना 10, ये 4 एलिमेंट बच गए, इसके बीच में क्या हो क्रॉस मल्टीप्लाई। ए का क्वेश्चन कितना है 1, 1 इंटू कितना हो गया 2, माइनस लगा ए का क्वेश्चन कितना -3 इंटू कितना हो गया 2, दैट्स इट। बस हमें कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसका ऊपर लिख दिया और उसके बाद हमें सिंपली नीचे डिवाइड ऐसे लगाना है। उसके बाद में जिसका भी नीचे वैल्यू लिखना है उसको भूल जाना, सिंपली जो बाकी रेस्ट एलिमेंट बच गया उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स इट, ये हमें करना है। तो इसको सॉल्व करते ये आ गया ए 5 इंटू 2 10 माइनस कितना हो गया 6, ए क्वेश्चन कितना हो गया बी 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 3 9, इक्वल टू सी 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, ये हो गया मेरे पास -6 माइनस माइनस कितना हो गया +6, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, इक्वल टू कितना हो गया बी 5 माइनस बेसिकली 9 कितना हो गया मेरे पास -4, इक्वल टू कितना हो गया सी 6 + 2 कितना हो गया 8, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे सिंपली ए बी सी का मुझे वैल्यू माना, तो सिंपली मैं इक्वल टू मैंने कुछ भी मान लिया, कोई भी अल्फाबेट मान सकता हूँ। लेटर से मैंने मान लिया के लैम्डा, जो मन करे लेटर से मैंने के माना। अब सिंपली क्या किया a/4 इक्वल टू मैंने क्या किया, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कहीं मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे कैलकुलेशन में, जब हम इसको लिख रहे हैं तो बी मैंने जब लिखा इसको कवर किया तो 1 इंटू कितना हो गया 5, 1 इंटू 5 कितना, अरे यार 3 इंटू 3 कितना हो गया मेरे पास 9, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया ना माइनस। देखो जब मैं बी को जब मैं ढक रहा हूँ, ठीक है, तो बचा कितना 1 इंटू 5, ठीक है, लिख दिया, माइनस बीच में लगाया, देन -3 इंटू 3 होना चाहिए, तो हमने सिंपली 3 लिखा था। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या होगा -3, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, -3 एक अंदर आएगा तो -3 इंटू 3 कितना हो गया -9, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 9 + 5 कितना हो गया 14, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास कितना हो गया 14, ये हो गया मेरे पास -14। नहीं समझ में, बेसिकली मैंने ये क्या किया, एक सेकंड बता रहा हूँ। जो मेरे पास बी था, मेरे पास क्या गिवन था a -3a + 2b + 2b 3c 5 में प्लस माइनस को भूल, जब मैं बी को जब मैं लिखना है तो बी को सिंपली ढक दूंगा तो बचा कितना 1 इंटू 5, बी क्वेश्चन कितना होगा 1 इंटू 5 लगा बीच में माइनस, देन ये मेरे पास क्या होगा -3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 3, तो बेसिकली बी क्वेश्चन कितना होगा 1 इंटू 5 कितना होगा 5, सिंपली ये कितना 3 इंटू 3 कितना होगा -9 3 इंटू 3 कितना हो गया मेरे पास बेसिकली -9 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया +9, तो 9 + 5 बेसिकली करूँगा तो कितना हो गया -14 आएगा। तो बेसिकली यहाँ से आ गया a/4 इक्वल टू कितना हो गया b/14 इक्वल टू कितना हो गया c/18 8। अब क्या ये 4 14 8 मेरे पास किसी से कॉन्सेप्ट किसी टेबल में आता है, दो मीन्स अगर मैं 2 2 जा 7 2 जा 4 2 जा, तो फाइनली मेरे पास कितना हो गया a/2 इक्वल टू b/7 इक्वल टू कितना हो गया c/4। नहीं समझ में मैंने क्या किया, मेरे पास गिवन था a/4 इक्वल टू कितना गिवन है b/14 इक्वल टू कितना गिवन है c/8। मैंने चाहा इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो इससे भी मेरे पास कोई डाउट नहीं होगा। मैं इसको चाहता हूँ और सिंप्लीफाई करके लिखूँ, तो सिंपली 4 14 18 मेरे पास गिवन है। क्या 4 किसी के टेबल में आता है, मैंने बोला 2 2 जा, देखो सब ऐसा नहीं कि 2 2 जा 4 के यहाँ पे 3 ले लिया अब नहीं, अगर मैं यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करा तो इसको भी मेरे को 2 से ही पूरे जाना चाहिए। 2 2 जा 4, 7 2 जा कितना होता है 14, 4 2 जा कितना होता है मीन्स 2 2 2 सबसे ज़्यादा, तो 2 7 कितना हो गया 4 हो गया। तो फाइनली मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का वैल्यू कितना आ गया 7 एंड सी का वैल्यू कितना आ गया 4, दैट्स इट। अब मैं सिंपली क्या करूँ, सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके नीचे जो मेरे को वैल्यू देगा वो बस ए बी सी का क्या होगा अपना अपना वैल्यू होगा। ए के नीचे कितना गुना 2, तो ए का वैल्यू कितना गया 2, बी के नीचे कितना गुना 7, तो बी का वैल्यू कितना गया 7, सी का वैल्यू कितना गया 4, सी के कुछ कितना गया 4 आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमने। अगर अब मन में क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे, यार ये जो मेरे पास गिवन है 4 14 और 8 तूने कैसे इसको सॉल्व कर दिया यार। 4 14 8 जो मेरे पास नीचे गिवन है कैसे बिना 4 14 और 8 मेरे पास गिवन है, मैंने चाहा इसको किसी टेबल से कट करना, तो सिंपली देखा कि मैंने ऐसा टेबल चाहता हूँ जहाँ पे क्या हो ये तीनों नंबर ना एक ही टेबल पे आ रहा है। मीन्स अगर मैं इसको 2 से करूँ 2 2 जा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाए 7 2 जाए, ये भी 2 से डिवाइड जाए 4 2 जाए 8 हो, मीन्स 2 2 से क्या हो रहा है सारे टेबल में बस डिवाइड हो रहा है। ऐसा नहीं करना ये 2 से हो रहा है ये 3 से जा रहा है ये 4 नहीं, सेम नंबर से हमें क्या होता है यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो मैंने देखा ये कि क्या ये टेबल अगर मैं 2 से इसको कट करता हूँ 2 2 जा 4 हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 था 4 1 जा करता, क्या 14 के किसी 14 1 जा करता, 8 1 जा 1 1 1 ये भी करता, तो ये भी सेल के लिए थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है। इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा टेबल हमें पिक करना जो जिसके अंदर क्या हो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाए 2 2 से डिवाइड हो जाए। फिर कोई भी ऐसा नंबर हमें पिकअप करना है जिसका तीनों नंबर क्या हो सेम हो, जैसे 2 2 जा 7 2 जा ये भी 2 से हो रहा है, 4 2 जा ये भी 2 से हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बस ए का वैल्यू कितना गया 2, बी का वैल्यू कितना गया 7, सी का वैल्यू कितना गया 4। सो मैं बोल सकता हूँ तो हमारा काम ही नहीं पड़ गया। तो हमारा इक्वेशन क्या था, सो द लाइन पासिंग थ्रू, हमें लिखना है स्टेटमेंट, सो द लाइन पासिंग थ्रू पासिस थ्रू, हमें पॉइंट क्या गिवन था -1, किससे कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पासिस थ्रू -1 3 एंड -2 हैज़ डायरेक्शन रेशियो, हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया मेरे पास है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया 2 7 4 10। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना होगा मेरे पास x माइनस कितना हो गया -1 डिवाइड बाई कितना हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया y माइनस कितना हो गया 7 डिवाइड बाई कितना हो गया मेरे पास b का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है 7 इक्वल टू कितना हो गया z माइनस कितना हो गया 4 डिवाइड बाई मेरे पास c का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 4।
तो सिंपली इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो गया एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना हो गया वाई माइनस से पास हो रहा है ना यार, ये हो गया थ्री वाई माइनस थ्री, तो वाई माइनस थ्री डिवाइड बाई कितना हो गया सेवन इक्वल टू कितना हो गया जेड माइनस फोर डिवाइड बाय, अरे यार फिर मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे, किससे हो रहा है कौन कौन से पॉइंट से हो रहा है क्या है जल्दी जल्दी में, माइनस वन थ्री माइनस टू से हो रहा है ना, माइनस वन थ्री और ये कितना हो रहा है माइनस टू से हो रहा है, तो ये मेरे पास हो गया माइनस वन थ्री और यहाँ पे कितना होगा माइनस टू, बाहर लगाओ माइनस, तो माइनस माइनस बेसिकली कितना हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया प्लस टू, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन हो गया तैयार हो गया एक्स प्लस वन बाई टू इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई सेवन इक्वल टू जेड प्लस टू डिवाइड बाई कितना हो गया फोर गया। तो ये हमने यहाँ से क्या सीखा, तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होकर रेडी हो गया। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एकदम ईजी था, थोड़ा सा यहाँ पे मैं घुमा फिरा दिया, उसने घुमाया हमें क्या कि मेरे पास कोई लाइन होगा परपेंडिकुलर, किसी भी दो लाइन से अगर परपेंडिकुलर होगा देन इन दैट केस हमें क्या होगा, क्या करना सबसे पहले तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन सिंपली एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल जेड में कार्टेशियन फॉर्म में क्यों ना, तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन लिखा, वेक्टर फॉर्म में होता तो वेक्टर फॉर्म में लिखता, तो सिंपली मैंने इस लाइन का इक्वेशन लिख दिया। जैसे मैं इक्वेशन लिखूँ ये मुझसे पूछेगा मेरे पास डायरेक्शन रेशियो तो है नहीं, डीआर तो है नहीं मेरे लाइन का, मैंने बोला हाँ यार तेरे लाइन का डीआर तो मेरे पास कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो डीआर हम कैसे निकालेंगे, तो डीआर निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने बोला सबसे पहले तेरे पास जो नाम कर दिया L1 L2 L3 लिख दे, L1 का डीआर लिख दे क्या हो गया तेरे पास 1 2 3 आ गया, L2 का डीआर तूने क्या लिखा तेरे पास माइनस 3 2 5 आ गया, ये फिर सुना L3 का डीआर लिखा कितना हो गया ABC आ गया, ये आ गया। अब तुझे एक बात पता है अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जाम्पल L3 परपेंडिकुलर किसके साथ L1 के साथ, L3 परपेंडिकुलर किसके साथ L2, अगर आपस में दो लाइन कभी भी आपस में परपेंडिकुलर होता है, मीन्स अगर दो लाइन कभी भी आपस में परपेंडिकुलर होता है इन दैट इसके बीच में जो डॉट होता है इन दोनों लाइन का क्या होता है जीरो होता है, डॉट किसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या होता है जीरो होता है, ये हमें पॉइंट क्लियर, तो मैंने B1 डॉट B3 इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा, तो लेकिन यहाँ पे मुझे कार्टेशियन फॉर्म में क्यों ना, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें क्या बोलता है कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है आपस में, तो देखना यहाँ अपने स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, दो लाइन अगर आपस में कभी भी परपेंडिकुलर दैट इन दैट केस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, तो मैं सिंपली यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो, फिर मैंने इसका नाम लिया A1 B1 C1, इसका नाम लिया A2 B2 C, सॉल्व किया, मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, फिर मैंने सिमिलरली इस केस में इसको सॉल्व किया, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो सिंपली क्या होता है उन दोनों वेक्टर का डॉट दो डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या होता है जीरो था, लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना हो गया जीरो, मैंने सॉल्व कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या बोलता है कि सबसे पहले जो भी यहाँ पे तेरे पास वेरिएबल्स है ABC उसका नाम लिख दे, उसके बाद तेरे को जिसका भी जैसे ए के नीचे सिंपली क्या करेगा अपने को भूल जा, ए के नीचे जो भी मेरे पास प्रेजेंट है उसको ए को भूल जा, जब तेरे को ए के नीचे जो लिखना है ये वैल्यू उसको भूल जा, बाकी जितने भी बचे उसके सिंपली उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, सिंपली जब बी को लिखेगा तो सिंपली बी को भूल जा, आपस में जितने भी एलिमेंट बचे उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सी को जब लिखेगा तो सी को आप भूल जा, आपस में जितने एलिमेंट बचे उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सॉल्व कर दे। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो फाइनली मेरे पास इसको डिवाइड वगैरह करके फिर फाइनली मेरे पास जो इसके नीचे वैल्यू होता है वो मेरे पास ABC का वैल्यू आ गया, सिंपली मैंने इक्वेशन में क्या ABC का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। कुछ था इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपली हमें बस यहाँ पे कंसेप्ट जो मैंने नोट में वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में जो बताया था वही क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ, दैट्स इट। तो अब आयोग से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे डील किया जाता है, कि अगर मेरे पास कभी भी कोई लाइन हो अगर किसी दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है इन दैट केस हमें कैसे सॉल्व करना होता है। मेन मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि सिंपली मुझे इस लाइन का जो थर्ड लाइन है ना इसका इक्वेशन तो चलो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डीआर जिस लाइन का होता है वो हमें निकालना होता है। डीआर निकालने के लिए सिंपली हम किसका हेल्प लेते हैं कि दो लाइन अगर कभी भी आपस परपेंडिकुलर उसका डॉट क्या होता है जीरो, अगर वेक्टर फॉर्म होगा तो डॉट लगाऊंगा, और वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या होगा मेरे पास जीरो होगा। ये पॉइंट में क्लियर हो गया, उसको सॉल्व करूँगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है एक बार फिर से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास गिवन होता है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू जीरो, और लेटर से मुझे गिवन है माइनस 4x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू जीरो, मुझे इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हेल्प है, तो सिंपली क्या करूँगा x लिखा इक्वल टू y लिखूंगा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स है उसका नाम लिखा इक्वल टू z, नीचे लगा डिवाइड। अब सिंपली x के नीचे मेरे को वैल्यू लिखना है, x को भूल जाऊंगा, बचा कौन सा ये चार एलिमेंट बच गया, सिंपली इसके क्वेश्चन से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू कितना हो गया 9 माइनस कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 4, ये हो गया। जब सिंपली y को लिखूंगा तो क्या होगा y को भूल जाऊंगा, बचा कितना 2 इंटू 9 माइनस कितना आ गया माइनस 4 इंटू कितना आ गया 4, सिंपली जब मैं जेड को लिखूंगा तो जेड को भूल जाऊंगा, बाकी जो चार एलिमेंट बचा उनके बीच में सिंपली क्या करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ गया 2 इंटू माइनस 8, ये माइनस जो भी था यहाँ पे 8 जो भी था माइनस नहीं जो भी था, फिर बीच में लगा माइनस, फिर कितना होगा माइनस 4 इंटू कितना होगा 3। सिंपली हमें कुछ नहीं करता, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें ये बोलता है कि अगर कभी भी करना सिंपली उसका वेरिएबल्स का यहाँ पे नाम लिख दे, उसके बाद क्या कर सिंपली तो जिसके भी नीचे वैल्यू लिखना सिंपली उसको भूल जा, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट बच गए उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अपने आप तेरा आंसर आ गया। जैसे ही आंसर आ गया इसको मैंने सॉल्व कर दिया, फिर A/2 इक्वल टू B/7 को C/4, तो A का वैल्यू 2 आ गया, B का वैल्यू 7 हो गया, C का वैल्यू कितना 4, इसको इक्वेशन में जाकर पुट किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखिए, जैसे कार्टेशियन ये तो हमें कार्टेशियन इक्वेशन में इक्वेशन गिवन तो हमने कैसे सॉल्व किया। अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे पास इक्वेशन लेटर से गिवन होता देन उस केस में बोलता है कि हमें उसको सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। उससे पहले मैं इक्वेशन होमवर्क दे रहा हूँ उस पर, तो हमारे ये कंसेप्ट करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टार बनाना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का हमारा ये कंसेप्ट कहाँ गया, जो कंसेप्ट करना है इसको स्टार बना के अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है कि 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स जो भी है उसके अंदर ये क्वेश्चन हमें यहाँ से दे सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ
या फिर कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रॉबिलिटी है, इसलिए बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को पढ़ना। कंसेप्ट में कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। फिर मुझे सिंपली ये हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि दो वेक्टर का मेरे पास अगर आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर है, सॉरी ऑन दैट, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो का, कार्टेशियन फॉर्म में हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, जीरो। डॉट किसका जीरो का, उन दोनों वेक्टर के बीच में डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या होगा, जीरो का। फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3 एंड शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन का इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 2/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/3 एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन गिवन है x बाय माइनस 3 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z बाय कितना गिवन है, 5 गिवन है। अब इस इक्वेशन को देखकर डरना नहीं है। सिंपली अगर यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं गिवन है, सिंपली मैं क्या लूँगा, x माइनस 0/-3 इक्वल्स कितना लिख दूंगा, y माइनस 0/2 इक्वल्स z माइनस 5 बाय कितना करूँगा, z माइनस 0 बाय क्या करूँ, 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, सिंपली मैं 0 मान लूँगा। वही मैंने वहाँ पे डायरेक्शन इशू में बताया था कि अगर कभी मेरे पास डायरेक्शन जो प्रेजेंट नहीं होगा तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, वहाँ पे 0 हम मान लेते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें अच्छे से पता है। सिंपली सबसे पहले मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, फिर मैं इसका ए बी से डायरेक्शन जो dr निकालने की कोशिश करूँ। dr कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर का हेल्प लेकर मैं dr निकालूंगा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सॉल्व हो पाएगा, फिर एक कोशिश करना है इसको सॉल्व करने का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं इस पर सिंपली क्या करूँ ना, कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ तो मैं खुद से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -1, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, 4, 3, 2 गिवन है 1, -1, 0 एंड ये 0 एंड 1, 2, -1, 2, 1, 1। सोचो कैसे करा, मैं हिंट भी नहीं देने वाला इस क्वेश्चन को। अगर ध्यान से पढ़ा होगा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं उसको आराम से सॉल्व करना, इजीली क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। चलो ये दो क्वेश्चन होमवर्क है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट जो इसी पे क्वेश्चन होगा ना, जैसे हमने कार्टेशियन इक्वेशन तो देख लिया कि अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन में प्रेजेंट होगा